मित्रों, आज मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ और आपको बताऊंगा। हमारा स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं बता चुका हूँ और आप भी समझते हैं इस बात को। हमारे शरीर में दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा धड़, एक हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, और दूसरा हमारी त्वचा। दोनों को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे इन दोनों अंगों में, इन दोनों हिस्से में कमजोरियाँ आती हैं, उसमें बदलाव आते हैं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो मुख्यतः हड्डियों से बना होता है, स्केलेटन जो होता है वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा होता है, हड्डियों का बना होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। क्यों हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं? क्योंकि हड्डियों में अक्सर प्रोटीन और कैल्शियम अधिक होता है, बल्कि हड्डियाँ इन दोनों से बनी होती हैं, कैल्शियम से और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये एक तरह से बैंक का काम करता है। तो अगर हम ऊपर से प्रोटीन और कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में या हमारे दिल में, हमारे हार्ट में जब भी प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है तो वो हड्डियों से वो खींचता है, हड्डियों से ड्रॉ करता है। तो इससे समय बीतने पर, उम्र बढ़ने पर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि 40 साल के बाद से शरीर में बहुत परिवर्तन आने लगते हैं और अंगों में टेढ़ापन आने लगता है, चेहरे में भी बदलाव आ जाता है। पहला 40 साल के पहले चेहरा अगर सुडौल है तो वो थोड़ा सा बेडौल होने लगता है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर होने के कारण अपने सेल्फ लोड से डिस्टॉर्ट होने लगती हैं, विकृत होने लगती हैं। जॉइंट्स वगैरह से वहाँ डिफ्लेक्शन होने लगता है, ताकि हाथ पैर थोड़े टेढ़े होने लगते हैं, अंग टेढ़े होने लगते हैं, चेहरे में भी बदलाव आ जाता है, कमर से भी आदमी झुकने लगता है। कारण ये है कि हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो गई और हड्डियाँ अपने लोड को नहीं सह पाती हैं और वो झुक जाती हैं या विकृत होने लगती हैं। दूसरा तो इसके लिए हमें प्रोटीन और कैल्शियम इन दोनों की आपूर्ति हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर में बनता नहीं है और शरीर में ये स्टोर अप नहीं होता। हम जो रोज़ खाना खाते हैं, जो रोज़ भोजन करते हैं, उसी से हमें ये बाहर से मिलता है। तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में हमारे वज़न के हिसाब से होनी चाहिए। अगर हमारा वज़न 60 केजी का है तो हमें 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन हमको खाना है, ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। प्रोटीन के बहुत सारे काम हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे किसी इमारत में ईंटा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक, वैसे ही ये प्रोटीन हमारे शरीर में है, यह बहुत मात्रा में लगता है। तो ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन हमें खाना ज़रूरी है, प्लस कैल्शियम भी हमें खाना है, क्योंकि कैल्शियम से भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। और कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम और विटामिन डी भी का भी कम्बिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हम कैल्शियम अगर लेंगे तो वो कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन मैग्नीशियम और विटामिन डी के कारण, हाँ, मैग्नीशियम और विटामिन डी के कारण यह एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। इस तरह से हड्डियाँ हमारी मजबूत बनती हैं, हड्डियाँ हमारी स्ट्रांग बनती हैं और हमारा शरीर सुडौल बना रहता है, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। दूसरा हिस्सा है हमारा त्वचा, हमारी त्वचा। त्वचा त्वचा भी जो है उम्र के हिसाब से डिसफिगर होने लगती है, इस पर कालापन आने लगता है, छाई आने लगती है, दाग धब्बे हो जाते हैं और इस तरह से हमारा चेहरा भी बदलने लगता है। तो इसके लिए हमें चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे चेहरा सूखे नहीं, चेहरे की नमी को लॉस ना हो, इसके लिए हमें मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसे तेल से या अन्य जो प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए, उसका इस्तेमाल करना हमें ज़रूरी है। हाथ पैर, कोहनी या फिर चेहरे में ये लगाना आवश्यक है। इसलिए ये अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए ये इस तरह की चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसे हमें निगलेक्ट नहीं करना है, इसे हमें उपेक्षित नहीं करना है। अब मैं आपको कुछ आर्थिक पक्ष में और भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारा आर्थिक पक्ष क्यों कमज़ोर रहता है। आर्थिक पक्ष हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितने भी शिक्षित हो जाएं, हम कितनी भी डिग्रियाँ ले लें या हम कितनी भी योग्यताएँ ले लें, हम कितनी अच्छी नौकरी में जाएं, लेकिन पैसे की कमी हमें हमेशा बनी रहती है। क्यों ऐसा होता है? और हमेशा हम चिंतित भी रहते हैं पैसे के लिए। इसके पीछे कारण यही है कि हम पैसे की जानकारी नहीं रखते, हमें पैसे की पूरी अच्छी जानकारी नहीं होती है।
हमें बहुत ही अधूरी और बहुत सतही जानकारी रहती है पैसे के बारे में। इसीलिए हम पैसे को बुरा भी समझते हैं, पैसे को हम लालच के कारण समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पैसे में ऐसा कोई दोष नहीं है, दोष हमारी सोच में है, हमारे विचारों में है। इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पैसे के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी लें, अच्छी तरह से उसकी बुनियादी शिक्षा लें। और उसके बहुत सारी किताबें हैं जो आज नई शिक्षा प्रणाली में उपलब्ध है। आज हर बुक स्टोर में, हर मोबाइल में, ये चाहे वो फेसबुक हो या गूगल हो या यूट्यूब हो, बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो शिक्षा पर हमको वित्तीय शिक्षा देती है। कुछ पुस्तकों के हमने आपको पिछली बार बताए थे, फिर से एक बार बताता हूँ। सबसे पहली पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई किताब है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ये बच्चों के लिए भी आवश्यक है। बचपन से हमें इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए पैसे के बारे में। दूसरी पुस्तक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में यह बताया गया है कि कितने तरह के कैश फ्लो होते हैं, एक इंसान के कितने तरह के कैश फ्लो हो सकते हैं, और कैश फ्लो होने की वजह से हमारे फाइनेंशियल लाइफ में कैसे कैसे बदलाव हो सकते हैं। तीसरी किताब है बिजनेस स्कूल। बिजनेस स्कूल जो है वो बिजनेस के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देने वाली किताब है। उसमें भी जो है वो पैसे के महत्व के बारे में बताया गया है कि पैसे को हम कैसे यूज़ करें, किस बिज़नेस में लगाएं, और वहाँ से पैसे जो आमदनी मिलती है उसको कैसे खर्च किया जाए। तीसरी किताब है कॉपी कैट मार्केटिंग 101। ये बर्ग हेजेस की किताब है। इसमें लिवरेजिंग के सिद्धांत को प्रमोट किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। लिवरेजिंग क्या होती है? हम लोग जो इनकम लेते हैं वो लीनियर इनकम होती है, मतलब जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है, जितना समय देते हैं उतना ही अनुपात में पैसा मिलता है। लेकिन लिवरेजिंग का सिद्धांत अलग है। उसमें हम अगर 1 घंटे काम करते हैं तो हमें 10 घंटे का लाभ मिलता है, फिर वो बढ़ते बढ़ते 100 घंटे का हो जाता है, फिर 1000 घंटे का हो जाता है। हम काम 1 ही घंटा करते हैं लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बढ़ता जाता है। तो इससे लिवरेजिंग होती है और कम समय में हमें अधिक फ़ायदा होता है। फिर जब हम एक समय के बाद काम करना बंद भी कर देते हैं तो ये सिस्टम चलता रहता है और हमें पैसे की आमदनी हमेशा मिलती रहती है। तो इसे हम आर्थिक आज़ादी के रूप में ले सकते हैं। आर्थिक आज़ादी का मतलब ये हुआ कि हम समय बिना लगाए हुए हम पैसे का उत्पादन कर सकें। इसके बाद एक और किताब है 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं सदी का व्यवसाय। ये इस पुस्तक में, ये भी रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब है। इसमें उसने ये बताया है कि जो अभी तक हम बिज़नेस करते आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल एज में बिज़नेस करते आ रहे थे, वो एक फ़िज़िकल बिज़नेस था, वो स्थूल बिज़नेस था। उसमें हमारे पैसे लगते थे और उसमें हमें बैठना पड़ता था, हमें कहीं ना कहीं समय देना पड़ता था और हमें रिस्क भी उठाना पड़ता था। लेकिन आज जो 21वीं शताब्दी का बिज़नेस है, टेक्नोलॉजिकल एज का बिज़नेस है, वो ऐसा नहीं है। उसमें हमें पैसा और समय ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा निवेश नहीं करना है, रिस्क नहीं उठाना है, और अपना जो काम है, जो अपनी आजीविका जो चल रही है उसको जारी रखते हुए पार्ट टाइम हम इसको हम कर सकते हैं। तो 21वीं सदी का व्यवसाय जो है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसको भी पढ़ने से अब बहुत कुछ इस चीज़ में पता चलती है। मैं आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी देना चाहता हूँ और आप इसे सुनते रहिए और इसे ग्रहण करते रहिए। इन पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कुछ विचारों पर भी पुस्तकें हैं, जो व्यक्तित्व विकास पर पुस्तकें हैं, अपने क्षमता को पहचानने की पुस्तकें हैं। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम अपनी क्षमता को बहुत सीमित समझते हैं, हम अपने को बहुत असहाय समझते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बल्कि सब कुछ दे दिया है, लेकिन हमें पता नहीं, हमें बिल्कुल इसका एहसास नहीं है। इसलिए हम लोग ज़्यादा निर्भर महसूस करते हैं, दूसरों पर हम निर्भर रहते हैं। इस तरह से मैं आपको हमेशा इस बात में शिक्षा देता रहूँगा। धन्यवाद।